हेलो एस्पिरेंट्स। मेंस आंसर राइटिंग सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस में जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और मेंस के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में सदैव आप देखेंगे कि वो इंडिकेटिव वर्ड्स या डायरेक्टिव वर्ड्स जिनको कहते हैं या टेल वर्ड्स भी उनको कहते हैं वो लगे होते हैं। जैसे एक्सप्लेन, एग्जामिन, डिस्क्राइब, डिस्कस, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन, इस तरह के वर्ड्स होते हैं और अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि इन वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, क्या ये एक जैसे हैं, मुझे एक ही जैसा आंसर सब में लिखना है, या ये इन वर्ड्स का भी कोई मतलब है, क्या ये वर्ड्स एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुझे किस तरह से इस आंसर को लिखना है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह के वर्ड्स, इंडिकेटिव वर्ड्स आते हैं एग्ज़ाम्स में और उनका क्या मतलब होता है, हमें वो क्या अप्रोच प्रोवाइड करते हैं हमें आंसर को लिखने में। तो मेरा नाम है आर पटेल और समर्पण आईएएस के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंडिकेटिव वर्ड्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम्स में, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में जो है ये बहुत अच्छा गाइड हमें करते हैं। किस चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि कैसे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। मतलब ये व्हाट टू राइट पे फोकस नहीं करते, हाउ टू राइट पे फोकस करते हैं। व्हाट टू राइट तो आपको कंटेंट पता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो उसकी डिमांड है वो आपको लिखना है, लेकिन किस तरह से लिखना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए उस आंसर को लिखने की, कितने डायमेंशंस को हमको कवर करना है या नहीं करना, एग्जाम्पल देना है या नहीं देना, किस तरह के एग्जाम्पल देने हैं, उसको पॉइंट वाइज लिखना है, किस तरह से कंक्लूड करना है, ये सारा कुछ कौन बताते हैं, यही इंडिकेटिव वर्ड्स आपको बताते हैं। तो वो क्या डिटरमाइन करते हैं कि कितनी डेप्थ तक आपको एनालिसिस करनी है, फिर किस टोन में आपको उस आंसर को लिखना है। मतलब वो डिस्क्रिप्टिव होगा, एनालिटिकल होगा, आर्गुमेंटेटिव होगा, किस तरह का एक आंसर होगा जो आप फ्रेम करेंगे, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर इन वर्ड्स से पता चलता है आपको। तो चलिए एक एक करके जो वर्ड्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं या आते हैं एग्जाम्स में उनको देखते हैं। तो जब आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो पहला वर्ड जो है वो डिस्कस है। सिंपल से शुरू करते हैं। पहले डिस्कस वर्ड जो है आप बहुत कॉमन रहता है, आप क्वेश्चंस में हम एक एक एग्जाम्पल भी इसका मैं लूँगा जिससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो डिस्कस वर्ड का मीनिंग होता है कि राइट अबाउट बोथ साइड ऑफ द इशू। अगर कोई इशू है तो उसके दोनों पक्ष को आपको उसमें लिखना है, लॉजिकल आर्गुमेंट और एग्जाम्पल के साथ। तो जो आपकी एनालिसिस होगी वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए और रीजन्ड कंक्लूजन होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसको आप डिफाइन करेंगे सबसे पहले उस टॉपिक को, फिर उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डायमेंशन को, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सारे डायमेंशन को प्रेजेंट करेंगे उसमें, और उसके बाद उसको एक हॉलिस्टिक जजमेंट अप्रोच के साथ, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ कंक्लूड कर देंगे। ये आपके आंसर की फ्रेमिंग होगी अगर डिस्कस कहता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। तो उसमें आपको क्या लिखना है, आपको उनके सारे डायमेंशंस, मैंने कहा ना इसमें देखिए लिखा है कि सारे डायमेंशंस को कवर करना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, अकाउंटेबिलिटी रोल्स, इन सब और चैलेंजेस क्या आते हैं, इन सब को मेंशन करना है अपने आंसर में। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपने पूरा उसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो जैसे अगर आप डिस्कस पे गए तो ये देखा आपने। अब अगला देखते हैं। अगला है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट जब आपसे कहता है तो मतलब आपको लिस्ट करना है, कैसे, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसमें लिस्ट करना है और फैक्चुअल लिस्टिंग होनी चाहिए, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपको नहीं करनी है अगर ये लिखा हुआ है तो जैसे नंबर और बुलेट पॉइंट्स में आपको उसकी लिस्टिंग करनी है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने हैं, एक दो लाइन का एक्सप्लेनेशन देना है, डीप एनालिसिस से बचना है। तो डीप एनालिसिस नहीं करना है यहाँ पे। तो जैसे लिखा है, एग्जांपल लेते हैं, इन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लिस्ट करना है, फंक्शंस लिस्ट करने हैं, लाइक जैसे कंडक्टिंग इलेक्शन, सुपरवाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब जो इनके फंक्शंस हैं
उसी को लिस्ट आउट करना है और 2-2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करनी। तो ये मतलब हो गया इन्यूमरेट का। इसी तरह थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, इवैल्यूएट। अगर इवैल्यूएट लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वैल्यूज सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द पॉलिसी, या उस कॉन्सेप्ट के जो फेलियर्स हैं, उसका सक्सेस किस बात पे है, वैल्यूज क्या हैं, वो सब आपको डिस्कस करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, जजमेंट बेस्ड और एविडेंस बेस्ड अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो जैसे आप उस सब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे जिसके बारे में पूछा है, उसके बाद उसके पॉजिटिव और निगेटिव्स को एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ओवरऑल असेसमेंट या वर्डिक्ट कंक्लूड करेंगे, जो कि एक बैलेंस्ड ओपिनियन होगा। ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव साइड होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। तो जैसे लिखा है, एग्जाम्पल लेते हैं, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट्स। ये अगर कह रहा है तो आपको डिस्कस क्या करना है, अचीवमेंट, लिंकेजेस, इम्प्लीमेंटेशनल इश्यूज और एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन किसका देना है, मनरेगा का, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस्ड पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताना है इसमें। तो अगर इवैल्यूएट कह रहा है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को बताएंगे एविडेंसेस और एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अगला देखते हैं, फोर्थ कह रहा है एलैबोरेट। अगर एलैबोरेट कहता है तो देखिए इसकी मीनिंग क्या है, गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एलैबोरेट अगर कह रहा है तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सपैंड एंड क्लेरिफाई द आइडिया विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको क्लेरिफाई करना है। तो डिफिनीशन के साथ बिगिन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड ईच एस्पेक्ट लॉजिकली, हर डायमेंशन को बताएंगे, फिर अपने डेटा को किससे सपोर्ट करेंगे, एग्जाम्पल, मतलब अपने आंसर को एग्जाम्पल और डेटा के साथ सपोर्ट करेंगे, जो भी स्टेटमेंट ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको। तो जैसे लिखा है, एलैबोरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो अब आपको क्या करना है, मीनिंग एक्सप्लेन करना है, इवोल्यूशन बताना है, स्कोप बताना है, इम्पॉर्टेंस थ्रू केसेस, कुछ केसेस को डिस्कस करना है, जैसे आप केशवानंद भारती केस को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उसके थ्रू आपको इसको डिस्कस करना है कि जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया क्या है। तो इस तरह से जब आप अपने आंसर को करेंगे तो वो एलैबोरेशन में आएगा, एलैबोरेट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है एग्जामिन। तो एग्जामिन में क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट क्लोजली, ठीक है, लुक इनटू कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट करना है आपको क्लोजली उसको, मतलब आपको उसके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशंस सारी चीज़ें बतानी है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, नॉट जस्ट डिस्क्रिप्शन, केवल डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको उसको एनालिसिस करनी है उसकी, ठीक है। तो आप डिफाइन, इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे अपने टॉपिक को, एग्जामिन करेंगे वेरियस डायमेंशंस को रीजनिंग के साथ, उसके बाद कंक्लूड करेंगे लॉजिकल इन्फरेंस के साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जामिन द कॉज ऑफ रिकरिंग फ्लड्स इन बिहार। बिहार में जो बार बार फ्लड आते हैं उसको एग्जामिन करना है आपको, उसका कॉज को एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन आपको क्या करना है, हर तरह के कॉज को, नेचुरल कॉज भी होगा, जियोग्राफिकल कॉज भी होगा, ह्यूमन कॉजेज भी होंगे, उन सबको डीप एनालिसिस आपको करनी है सारे कॉजेज पे, ठीक है। इसका मतलब होता है एग्जामिन, ठीक है। तो कैसे देखिए ये कीवर्ड्स जो इंडिकेटिव वर्ड्स हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं कि किस अप्रोच में आप अपने आंसर को लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखा होता तो भी आप शायद उसी तरह से लिखते, ठीक है, लेकिन आप कितने डायमेंशन देते ये या नहीं देते, इतने सारे ज्योग्राफिकल, ह्यूमन कॉजेस सब लिख पाते या नहीं लिखते, एग्जाम्पल देते या नहीं देते। तो जब ये वर्ड्स लिखे होते हैं तो आपको क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, ये पता चल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन अगर आता है तो एक्सप्लेन का मीनिंग होता है मेक समथिंग क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, किसी चीज़ को आपको समझाना है, ठीक है, इस तरह से करना है। तो क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट इन सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, उसके कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझाइए। तो सबसे पहले तो डिफाइन करिए टर्म को, फिर डिस्क्राइब प्रोसेस या मैकेनिज्म या बैकग्राउंड
जो भी चीज़ उस क्वेश्चन के हिसाब से हो रेलेवेंट, उस चीज़ को बताइए। उसके बाद एग्जाम्पल के साथ उसको और समझाइए, यही करना होता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, तो आपको क्या करना है, क्लेरिफाई करना है, मीनिंग, फीचर्स और एग्जाम्पल्स बताने हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल और नीति आयोग, इनको आप एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन के बाद आता है कमेंट, ठीक है, ये भी देखा जाता है बहुत ज़्यादा। तो कमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपिनियन बेस्ड आंसर लिखना है, ठीक है, ओपिनियन ऑन अ स्टेटमेंट और इशू, किसी इशू पे आपको अपना ओपिनियन देना है। कमेंट का मतलब होता है अपने विचार देना। तो बैलेंस्ड जजमेंट, एक तो अपने ओपिनियन जो आप देंगे वो बैलेंस देंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी एक साइड को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करिए, वहाँ से शुरुआत करिए अपने आंसर की। फिर आर्गूमेंट, फॉर और अगेंस्ट में उसके आर्गूमेंट दीजिए, दोनों में जो जो एप्लीकेबल हो, ठीक है। फिर एंड करिए अपने एक बैलेंस्ड व्यू के साथ, ये करना होगा आपको। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इज मोर थ्योरेटिकल देन रियल, इस पे आपको कमेंट करना है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है और कंक्लूड करना है विद रीजन्ड ओपिनियन। एक अपने ओपिनियन को आपको दिखाना है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब देखिए अगला जस्टिफाई। तो अगला जो है जस्टिफाई कह रहा है, तो जस्टिफाई में क्या करना है, आपको डिफेंड करना है। जस्टिफाई मतलब आपको इस स्टेटमेंट को डिफेंड करना है, सपोर्ट करना है लॉजिकल आर्गुमेंट और एविडेंसेस के साथ। तो मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट, एग्जाम्पल, एविडेंस, फैक्ट के साथ आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जाम में दी हुई है, मतलब उस क्वेश्चन में है, उसको डिफेंड करना है एक तरह से। तो आर्गुमेंटेटिव टोन होना चाहिए इसका, या सपोर्टिव रीजनिंग होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्टेट द ओपिनियन, स्टेट द अपनी पोजीशन को पहले आप क्लेरिफाई करेंगे कि आप किधर हैं, फिर फैक्ट, डेटा और एग्जाम्पल के साथ उसको सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद अवॉइड काउंटर आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट से बचेंगे और एक बैलेंस्ड व्यू के साथ कंक्लूड कर देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है, जस्टिफाई द नीड ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो अब आपको इस स्टेटमेंट को डिफेंड करना है एक तरह से, ठीक है। तो सपोर्ट विद रीजंस लाइक गवर्नेंस स्टेबिलिटी, कॉस्ट रिडक्शन। तो मतलब आपको एक तरह से उसके फॉर वाली चीज़ों को ज़्यादा बताना है, तभी तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे। एक पक्ष को ज़्यादा आप उसके प्लस को ज़्यादा बताएंगे, माइनस को कम, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन। देखिए एग्जामिन तो करना है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करना है। एग्जामिन तो हम लोग पहले देख चुके, अब एग्जामिन में सब कुछ वही है। क्रिटिकली एग्जामिन में जैसे एग्जामिन में कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बस उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप लिमिटेशंस को या अल्टरनेट व्यू पॉइंट्स को, इनको भी हाईलाइट करेंगे उसमें, कि और क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्या हो सकता है। तो और क्रिटिकल एनालिसिस वो हो जाएगी। यही है क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब, और क्रिटिकल हो गया। तो आप उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट को, प्रेजेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताएंगे, फिर क्रिटिकली निगेटिव एस्पेक्ट को भी बताएंगे क्रिटिकल एनालिसिस में, और बैलेंस्ड इवैल्यूएशन, मतलब एक कंक्लूजन बैलेंस तरह का प्रेजेंट कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल में कह रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो आपको क्या करना है, अचीवमेंट, ड्रॉबैक, कंक्लूड, दोनों चीज़ें, अचीवमेंट, ड्रॉबैक, ये सारी चीज़ें बतानी है, तब वो क्रिटिकली एग्जामिन हो गया। मतलब लिमिटेशंस भी बतानी है, दूसरा पक्ष भी बताना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, क्रिटिकली एनालाइज भी लिखा होता है कई बार। तो ये क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकली एग्जामिन मोर सो एवर सेम ही चीज़ है, बट विद मोर एम्फेसिस ऑन जजमेंट एंड रीजनिंग। तो थोड़ा सा अगर एनालाइज लिखा हुआ है तो आप उसमें ज़्यादा एम्फेसिस किस पे देंगे, जजमेंट एंड रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब आप प्रोज एंड कॉन्स, वही वहाँ पे भी था, दोनों साइड बता रहे थे। एक्सेस बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस के आधार पे इन सारी चीज़ों को बताइए,
और कंक्लूड करिए विद योर ओन एनालिटिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, जैसे क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसी, तो ये एकदम उसी तरह है जैसे आप क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको रीजनिंग पे ज़्यादा तजव्वो या ज़्यादा फोकस करना है। अब हाईलाइट देखिए, इसमें वो जैसे पॉइंट्स में लिखते हैं ना, उसी तरह से है। जैसे इन्यूमरेट था कि आपको लिस्ट आउट करना था, बस उसी तरह से हाईलाइट में भी आपको फोकस की फीचर्स को हाईलाइट करना है पॉइंट वाइज, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफ करना है बस। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो इन रिसेंट ईयर, तो इसरो के जो अचीवमेंट्स हैं उनको लिस्ट आउट करेंगे आप पॉइंट वाइज, सबको दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो इन्यूमरेट वाला था, जो सेकंड नंबर में हमने पढ़ा, उससे सिमिलर एकदम वैसा ही कुछ है हाईलाइट में भी, वो वर्ड्स अलग अलग हैं, इन्यूमरेट लिखा हो या हाईलाइट लिखा हो। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस। अब अंडरलाइन लिखा हो अगर सिग्निफिकेंस या ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ, इस तरह से अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो आपको एम्फेसिस करना है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है। तो आपको स्ट्रेस कहाँ देना है, वैल्यू, रेलेवेंस पे, उस टॉपिक के कंट्रीब्यूशन पे, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रीफली, एक्सप्लेन करेंगे सिग्निफिकेंस इन मल्टीपल डायमेंशंस में, और कंक्लूड कर देंगे ओवरऑल इंपॉर्टेंस के साथ बताते हुए। तो अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से लिखा है। कभी कभी लिखा होता है ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ, इस तरह से भी लिखा होता है। तो इसमें आपको मल्टीपल डायमेंशंस को बताना है और एक तरह से उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके कंट्रीब्यूशन को बताना है। तो मोर सो एवर फॉर्म में ही लिखना होगा। जब आप किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, तो उसके प्लस ही तो बताएंगे, प्रोज ही तो बताएंगे, कॉन्स थोड़ी ना बताएंगे आप। तो इस तरह का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, तो ज़्यादातर मैंने आपको जो जो मोस्ट कॉमनली आते हैं इंडिकेटिव वर्ड्स, वो मैंने आपको बता दिए, जैसे डिस्कस, इन्यूमरेट, इवेलुएट, एलेबोरेट, एग्जामिन, एक्सप्लेन, कमेंट, जस्टिफाई, क्रिटिकली एग्जामिन, हाईलाइट, अंडरलाइन। इन सब का क्या देखिए कोर स्किल नीडेड है, एक्सपेक्टेड टोन है, अप्रोच क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड होना चाहिए। ये सारा कुछ इस टेबल में लिखा हुआ है, परेशान ना होइए। ये जो पीपीटी है जो मैंने बनाई है, ये आपको समर्पण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है वो नीचे वीडियो में दिया होगा, फ्लैश कर रहा होगा, वहाँ पे जाके आप इस पीपीटी को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी ज़्यादा समझ के लिए। और आगे चल के जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को, मेंस के पीवाईक्यू हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे इंडिकेटिव वर्ड्स क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, और फिर उसमें ज़्यादा बेहतर मैं आपको बता पाऊँगा कि क्रिटिकली एग्जामिन है यहाँ पे, या एग्जामिन है, या डिस्क्राइब है, या डिस्कस है, तो इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी आपको। अभी मैंने एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि कितने तरह के इंडिकेटिव वर्ड्स होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, किस अप्रोच के साथ हमको, किस इंडिकेटिव वर्ड्स के साथ, किस अप्रोच के साथ आंसर में जाना होता है। अगर आप यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हैं और आपको मेंस की यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़, मेंटरशिप चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप समर्पण आईएएस के प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए लखनऊ सेंटर पे आप आ सकते हैं, ऑनलाइन के लिए हमारे ऐप पर जा सकते हैं। अगर आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो आपको कोर्स दिखेगा जिसमें आपको यूपी पीसीएस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम दिखेगा। इसमें आपको टोटल 51 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 35 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और 16 फुल टेस्ट हैं। तो इससे आपकी मेंटरिंग भी की जाएगी इसमें, और टेस्ट के थ्रू आप और बेटर होते जाएंगे, जिसमें आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो हर तरह का सपोर्ट आपको इसमें दिया जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस के लिए है, जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 के मेंस को फोकस कर रहे हैं उनके लिए खास करके ये है। इनरोलमेंट शुरू हो गया है, टेस्ट भी शुरू हो गया है, तो आप देर ना करें। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए इसके लिए तो हमारे कॉलिंग नंबर पर कांटेक्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।